Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and start a poem geography lesson in this worksheet. So students, आज से हम इस worksheet में एक न्यू पोएम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है geography lesson. So without wasting our time, let's start and understand with me. Given below is a poem written by जुल्फिकार घोष. जो नीचे दी गई पोएम है ना, उसके पोइट हैं, उनका नाम है जुल्फिकार घोष. He describes how the city looks like from above seated in a jet plane. यानी वह बता रहे हैं कि जेट प्लेन में बैठकर ऊपर से देखने पर शहर कैसा नजर आता है. Read the following stanzas from the poem and answer the questions that follow. आपको नीचे दिए गए स्टैंजास जो कि पोएम में से दिए गए हैं उनको पढ़ना और समझना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. So let's try to understand. When the jet sprang into the sea, it was clear why the city. जैसे ही जब जेट प्लेन जो था वो आकाश में ऊपर की ओर उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल. यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही आकाश में जेट प्लेन था वो ऊपर की ओर उड़ा तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो सिटी है ना उसको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यानी वो सही ढंग से डेवलप नहीं हुई. और जो है वो देखने पे ऊपर से पता चलता है कि किस तरह से शहर बसा हुआ है, यानी कि जैसी ज़रूरत थी वैसे ही वो बस गया. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. यानी कहने का मतलब ये है कि इस बात की बहुत ज़्यादा इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कि ज़रूरत होती है जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ की ज़रूरत बहुत महसूस की जा रही है कि जिस तरह से ग्राउंड पर बहुत जल्दबाजी में जो कोई शहर बसा दिया गया, ऊपर से देखने पर वो पता चलता है कि उसको सही ढंग से डेवलप होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अनप्लान्ड वे में विदाउट स्टाइल वो बना दिया गया है. और ये हमें कब पता चला? जैसे ही हमारा जेट जो है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हुआ तो सब कुछ साफ नज़र आने लग गया, पूरा का पूरा शहर एक साथ नज़र आने लग गया और ये दिखाई देने लग गया कि वो कितने अनप्लान्ड वे में बसा हुआ है. सेकंड सेंसा. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. यानी जैसे ही जेट प्लेन जो है वो 10,000 की फीट पर पहुंचा तो वहां जाके तो ये और ज़्यादा क्लियर हो गया कि क्यों हमारे जो देश के शहर हैं वो रिवर्स के किनारे क्यों बसे हुए हैं, और इसी तरह से जो वैलीज़ हैं, जो घाटियाँ हैं, वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं, जनता से भरी हुई क्यों हैं. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. और फिर लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी भी समझ में आया कि जो लैंड और वाटर है वो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. एंड वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट. और ये बिल्कुल साफ हो गया कि भाई क्योंकि आदमी की ज़रूरत होती है क्या? पानी की, और पानी वो लगभग उसको हर काम में चाहिए, इसलिए जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे और इंसानों की बस्ती भी वहीं बसी, यानी इंसान भी वहीं रहना उन्होंने शुरू कर दिया. और ये कब समझ में आया? जब 10,000 फीट पर जेट पहुंच गया. वहां पर तो बिल्कुल पूरा शहर, पूरा सब जो उसके आसपास की सीमाएं थी, नदियां थी, वो सब ऊपर से क्लियरली नज़र आने लगा. तो ये इस पोएम का डिस्क्रिप्शन है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मार्क द राइट आंसर. यानी अब आपको बताना है कि नीचे जो वर्ड दे रखे हैं स्टैंजा में उनका मतलब क्या है, या स्टैंजा में उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, और राइट आंसर को आपने टिक मार्क करना है. जैसे विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, और जिसको करना ही करना ज़रूरत जो है, तो वो वर्ड है इनएविटेबल या अनप्लान्ड. राइट आंसर इज
इनएविटेबल यानी जिसकी ज़रूरत है और जो हमें करना ही करना है। फिर सेकंड एक्सप्लेनेशन इज विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी बिना योजना के और बिना किसी ऑर्डर के, तो उसको हम स्प्रैंग कहेंगे या हैपहैज़र्ड कहेंगे? वो है हैपहैज़र्ड, यानी कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बनाया गया। शोन का मतलब क्या है? डिलाइनेटेड और स्टाइल। तो क्या मतलब होगा इसका? तो शोन का मतलब है डिलाइनेटेड का मतलब होता है कि डिस्क्राइब करना, शो करना, कि सीमाओं का निर्माण करना। डिलाइनेटेड मतलब सीमाएं बनाना है, उसको डिस्क्राइब करना। तो डिलाइनेटेड का मतलब होता है शो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू, कितना हो गया? 6 इंचेस या 8 इंचेस। थोड़ी सी हाइट पर जाने पर जो डिस्टेंस था, जो भी एक माइल, जो हमें एक मील नज़र आता है, वो कितने में बदल गया? 6 इंचेस में या 8 इंचेस में? राइट आंसर इज 6 इंचेस में। क्वेश्चन नंबर 3, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, यानी एक एरोप्लेन की विंडो से देखने पर शहर कैसा नज़र आता है? एज नीट एज अ मैप, जैसे मैप में बिल्कुल साफ साफ होता है वैसा, या एज हैपहैज़र्ड ऑन द ग्राउंड, कि ज़मीन पर अव्यवस्थित रूप से बना हुआ, या एज डिवेलप्ड एज नेसेसरी, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से विकसित हुआ। तो राइट आंसर इज बी, एज हैपहैज़र्ड एज ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ वर द वैलीज, घाटियां कैसी थी, वैलीज कैसी थी? ब्यूटीफुल, क्लीन या पॉपुलेटेड? राइट आंसर इज पॉपुलेटेड, यानी भर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है? वैलीज वर पॉपुलेटेड, वैलीज पॉपुलेटेड हैं, लोगों से भरी हुई। सिटीज वर डेवलप्ड, शहर डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। या लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन? तो आंसर सी इज राइट, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन, यानी भूमि और जल जो है वो आदमी को आकर्षित करते हैं। Then rhyming words. Rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. यानी rhyming words वो होते हैं जिनमें सेम या सिमिलर एंडिंग साउंड होती है, जो जहाँ पर वो वर्ड एंड हो रहा होता है। Some examples of rhyming words are goat, boat. जैसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? गोट, वोट, यानी सेम साउंड वाले, जो जिनकी एंडिंग एक जैसी हो रही हो। गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट, है ना, एक जैसा ही है ना। When you are figuring out if two words rhyme, use your ears to listen as you say the words. तो अपने कानों को यूज करके ऐसे वर्ड सुनने की कोशिश कीजिए इफ दिस, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड जो है सेम या सिमिलर है। अगर ऐसा लगता है तो दे राइम, यानी वो राइमिंग वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से राइमिंग वर्ड्स को छांटिए। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है माइल स्टाइल, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंने जो छांटा आप भी छांट के देखिए, क्या पता और भी कुछ मिल जाए। जैसे रैन, मैन, और एक था सिटी, इनएविटेबिलिटी। दोनों एक सेम साउंड है, सिटी और इनएविटेबिलिटी। यस, तो इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स छांट सकते हैं। हो सकता है कोई और भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस टुगेदर। यानी कंजंक्शन, देखिए यहाँ पर आपको एक और ग्रामर का पोर्शन सिखाया गया है कि कंजंक्शन क्या होता है। वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला वर्ड होता है, या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला वर्ड होता है, या टू क्लॉजेस को। फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड ऑनर, तो यहाँ पर जो एंड है ना, एंड इज अ कंजंक्शन जॉइंस द वर्ड्स प्राइड और ऑनर, यानी यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ने वाला बीच का जो एंड है, ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है वो वर्ड जो किसी दो वर्ड्स को या सेंटेंस को या क्लॉजेस को जोड़ता हो। तो यहाँ पर वो क्या है? एंड। जैसे शी इज़ अ सिंगर, अब देखो शी इज़ अ सिंगर एंड ही इज़ अ डेंटिस्ट। अब ये दोनों वाक्य अलग अलग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसको हम एक ही सेंटेंस में कर दें, शी इज़ अ सिंगर बट ही इज़ अ डेंटिस्ट। यहाँ पर अब जो बट आया वो कंजंक्शन हो गया, क्योंकि इन दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। कंजंक्शन बट देयर हेयर जॉइन टू सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया। फिर थर्ड इज द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, यानी जो एक गरीब था वो गवर्नमेंट के फूड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही मर गया। अब यहाँ जो बिफोर आ रहा है वो क्या है? कंजंक्शन है। बिफोर हेयर इज अ कंजंक्शन
विच इज जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, और ये वो टू सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें केवल आपको समझना है, यू कैन ईट इट विद अ फॉर्क और अ स्पून टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। जब हम कोई दो चीज़ों में अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे या तो ये या ये, तो जो हमने ये और लगाया ये भी कंजंक्शन है। आपको सिर्फ इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखना है और सिर्फ समझना है, तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा अपनी नोटबुक में। फिर इसके बाद है आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, यानी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, फॉर आई एम अनवेल, क्योंकि मैं अनवेल हूँ, यानी कि बीमार होने के कारण मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो फॉर आ रहा है एज अ कंजंक्शन ऑफ पर्पस और रीज़न, यानी जब हम कोई अपना पर्पस दे रहे हैं, कोई रीज़न भी दे रहे हैं किसी काम के लिए, तो हम फॉर यूज़ कर रहे हैं, और फॉर इज अ कंजंक्शन। उसके बाद है आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, मैं इसको करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, येट आई विल ट्राइंग डूइंग इट, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्राई करूँगा। तो टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपेंड बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन, यानी एक ऐसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि जो है नहीं, हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको करने की उम्मीद है, यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया ना येट, तो जो ये येट है ये भी एक कंजंक्शन है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई हो तो नहीं रहा लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद है होने की, तो इस तभी बोला कि मैं इसको करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको ट्राई करूँगा। तो ये कंजंक्शन जो है ये ग्रामर का ही एक पोर्शन है, आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल अवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस के लिंक्स आपको एक साथ मिल। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस इजीली मिल जाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।